नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बेरोजगारों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। राज्य में सहायक कृषि अधिकारी के 280 पदों पर आज परीक्षा होने वाली है, लेकिन परीक्षा से 3 दिन पहले पदों की संख्या कम की गई। अब 280 के बजाय 150 पदों पर भर्ती होगी और 150 पदों के लिए भी आज राज्य में परीक्षा होगी। 16 दिसंबर को इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया था। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऑनलाइन परीक्षा करा रहा है। और देहरादून से बड़ी खबर लेते हैं। यहाँ पर सीएम त्रिवेंद्र रावत के बाद अब उनकी पत्नी और बेटी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। टेस्ट के बाद दोनों में कोरोना की पुष्टि हुई है और अब सीएम की पत्नी और बड़ी बेटी भी होम आइसोलेशन में चली गई हैं। वहीं मुख्य सचिव का भी टेस्ट हुआ है और सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव का रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया है और आज मुख्य सचिव ओम प्रकाश की RT-PCR रिपोर्ट भी आएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनकी जानकारी खुद सोशल मीडिया के जरिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी। और सीएम त्रिवेंद्र रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि आपके आत्मबल, जिवटता, जुझारूपन एवं धैर्य से पूरित व्यक्ति के समक्ष कोरोना संक्रमण का परास्त होना निश्चित है। बाबा श्री केदारनाथ जी के आशीर्वाद से आप शीघ्र स्वस्थ होकर पुनः जनसेवा के कार्यों में सक्रिय होंगे। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वहीं कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सीएम त्रिवेंद्र के प्रोग्राम फिलहाल तो स्थगित कर दिए गए हैं। विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होंगे सीएम। 21 से 23 दिसंबर तक विधानसभा सत्र है। अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग जिले का दौरा भी अब सीएम का टल गया है और इस महीने के आखिरी में ये 3 जिलों का दौरा होना था, इसमें सीएम जाने वाले थे। वहीं 27 दिसंबर को डोईवाला में शिलान्यास का भी एक प्रोग्राम टाल दिया गया है। 27 से 29 दिसंबर को सीएम का दिल्ली दौरा भी कैंसिल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का सीएम का कार्यक्रम था। और देहरादून से खबर है, यहां पर सोमवार से 3 दिन का विधानसभा सत्र होना है, जिसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का बयान सामने आया है। कौशिक ने बताया कि सीएम के पॉजिटिव आने से सत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको बता दें कि पॉजिटिव आने के कारण सीएम इस बार सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं कांग्रेस सत्र की टाइमिंग बढ़ाने की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सत्र को 3 दिन से बढ़ाकर 7 दिन किया जाएगा। आज कांग्रेस गांधी पार्क में एक कार्यक्रम भी कर रही है, जिसमें सत्र को बढ़ाने की मांग की जाएगी, जहां पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी मौजूद होंगे। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, सबसे पहले तो ये बताइए कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत कैसी है और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि जितने कार्यक्रम थे उनके रद्द कर दिए गए हैं, तो कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि आगे आने वाले दिनों में रद्द हो गए हैं? बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि मुख्यमंत्री एसिम्प्टोमेटिक है और कोई भी उनमें सिम्टम फिलहाल कोरोना का नहीं है, लेकिन एहतियातन जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक 14 दिन उन्हें होम आइसोलेशन में रहना होगा और उनकी लगातार डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के लगभग अगले 2 हफ्ते के कार्यक्रम फिलहाल के टाल दिए गए हैं, जिसमें 3 दिन का विधानसभा सत्र है 21 से 23 दिसंबर तक। उसके बाद 27 दिसंबर को उनके विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम था, वो भी टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री को 27 से लेकर 29 तारीख तक दिल्ली दौरे पर रहना था, जहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी थी, वो कार्यक्रम भी टाला गया है और 3 जिलों का दौरा भी टाला गया है। यानी इस साल का जो आखिरी 10
12 दिन है, उसमें मुख्यमंत्री आइसोलेशन में रहेंगे सीएम आवास में। इसके अलावा उनकी पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव आए, वो भी होम आइसोलेशन में रहेंगे। और रही बात सत्र की, तो सत्र अपने तय वक्त पर होगा। पहले ये बातें आई थी कि मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव आए, सत्र पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा, सत्र अपने तय वक्त पर होगा। हालांकि मुख्यमंत्री आइसोलेशन में ही रहेंगे और 3 दिन का ये सत्र होगा, सोमवार से लेकर बुधवार तक, 21 से 23 दिसंबर दीपांकर, तक। एक खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि ठीक है मुख्यमंत्री तो उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन 3 दिन का ये सत्र होगा और 3 दिन इसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की मांग ये है, यानी विपक्षी दल की मांग ये है कि इसे बढ़ाकर 7 दिन किया जाए। आज इसको लेकर कुछ धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं वो। कांग्रेस ने एक क्रिएटिव कार्यक्रम के तौर पर आज कांग्रेस ने 2 घंटे का कार्यक्रम गांधी पार्क में रखा है, जिसको आज प्रकाश जोशी जो पूर्व राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस के, वो लीड करेंगे। और उनकी यही मांग है कि उत्तराखंड में जो विधानसभा का सत्र होता है, चाहे किसी भी सरकार में रहा हो, उसकी मियाद उसकी बेहद कम होती है। ऐसे में अगर इस तरह से अवधि कम होगी विधानसभा सत्र की, तो उसमें आम लोगों की बातें नहीं आ पाती, तमाम प्रश्न उसमें नहीं आ पाते। और 2-3 दिन पहले कांग्रेस से प्रदेशित प्रीतम सिंह ने भी यही बात कही थी। और आज प्रकाश जोशी अपने और कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस के और कार्यकर्ता और नेता वहां पर बैठकर ये इस बात की मांग करेंगे कि सत्र की मियाद और बढ़ाई जाए, लगभग 1 हफ्ते के आसपास। ठीक है दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री इस वक्त ठीक है, हालांकि कोरोना पॉजिटिव है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है, और उनके साथ साथ उनकी वाइफ और बेटी भी इस वक्त आइसोलेशन में चले गए हैं। हालांकि वो विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होंगे और आगे का भी बाकी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। वहीं प्रदेश के कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं तो शुक्रवार को उत्तराखंड में कोरोना के 580 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 15 लोगों की कोविड से मौत हो गई। राज्य में कोरोना के कुल केसेस 85,000 के पास पहुंच गए हैं और एक्टिव केस करीब 6,000 है। नए केस की बात करें तो देहरादून में 156, नैनीताल में 127, हरिद्वार में 52 नए कोरोना केस सामने आए हैं। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड में है। कल रुड़की और हरिद्वार में बिताने के बाद आज सिसोदिया देहरादून के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सिसोदिया कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी ने 2022 में उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सिसोदिया पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिप्स भी देंगे। वहीं इस दौरान नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर स्कूलों के प्रिंसिपल से मनीष सिसोदिया का मिलने का भी कार्यक्रम है। और नैनीताल हाईकोर्ट ने गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन के कमांडेंट के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने सीजीएम पौड़ी को आदेश दिया है कि जमानती वारंट कमांडेंट को सर्व करे। कोर्ट 2 हफ्ते बाद पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने कैंट के कमांडेंट से एनओसी लेकर पैदल रास्ता बनाने का आदेश दिया था, लेकिन कैंट बोर्ड ने इस पर इजाजत नहीं दी, जिसके बाद अवमानना मामले में जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। और राज्य में पलायन बड़ी समस्या रहा है और कई बार पलायन आयोग भी गठित हुए हैं, लेकिन पहली बार पलायन आयोग कुछ परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में पलायन की समस्या से पार पाने के लिए पलायन आयोग का गठन हुआ, जिसके अब अच्छे परिणाम दिखने लगे हैं। आयोग का दावा है कि उनके सुझावों के बाद ग्रोथ सेंटर जैसी योजनाएं सुपरहिट साबित हुई, जिसके बाद से प्रदेश भर में 100 से ज्यादा ग्रोथ सेंटर खोले जा चुके हैं। आयोग का कहना है कि सीएम स्वरोजगार योजना से लेकर गैरसैंण में खोला गया कौशल विकास केंद्र भी उनके सुझावों का परिणाम है। और आज राज्य में 20 से ज्यादा प्लांट पर पिरूल से बिजली बन रही है। सरकार से बार बार सिफारिश कर रहे हैं कि साहब आप लोगों का कौशल विकास करिए, तो कौशल विकास पे भी बहुत फोकस आ गया है। गैरसैंण में कौशल विकास केंद्र बन गया है। मैं स्वयं वहाँ गया था, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE के नाम से जाना जाएगा। सरकार और आयोग का दावा है कि पलायन आयोग रिवर्स माइग्रेशन में उपयोगी साबित हुआ है, और ये तब हुआ जब सरकार ने सुझावों को नीतियों में शामिल किया। जिला स्तर से नीचे जाकर गांव स्तर तक बहुत ही मेहनत करके और सारी योजना बनाई है कि किन किन गाँव में पलायन के कारण क्या है, उनको सर्च किया है, रिसर्च हुआ है। उनके आधार पर सरकार ने कई बार कार्रवाई भी की है। पलायन आयोग अब तक 7 जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट सरकार को सौंप चुका है। अब बाकी 6 जिलों की रिपोर्ट के साथ धरातल पर इसे लागू करना अगला लक्ष्य माना जा रहा है।
देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून में अपने घर पर माल्टा पार्टी दी। वहीं माल्टा खाने का कंपटीशन भी करवाया, जिसमें 3 मिनट में सबसे ज्यादा माल्टा खाने वालों को पुरस्कार भी दिया गया। वहीं माल्टा पार्टी में राजनीति का रंग भी दिखा और कई कांग्रेसी नेता माल्टा पार्टी में नजर आए, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व विधायक गणेश गोदियाल, पूर्व विधायक राजकुमार, विधायक मनोज रावत समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि माल्टा पार्टी का मकसद माल्टा पैदा करने वालों को प्रमोट करना है, ताकि सरकार माल्टा की फसल के सही दाम दे। वहीं प्रीतम सिंह ने भी कहा कि माल्टा पार्टी की पहल को उन्होंने सही ठहराया। नहीं हो रहा है, सरकार का ध्यान जाए, क्योंकि माल्टे की जिस तरीके से बेकदरी हो रही है, 7 रुपया किलो के हिसाब से सरकार कह रही है विपणन केंद्र में ला करके बेचो। जब सरकारी 7 रुपया उसका मूल्य निर्धारित कर रही है, तो बाजार में मूल्य कहाँ मिल पाएगा। आज हरीश रावत जी ने इसकी ब्रांडिंग के लिए जो है माल्टा पार्टी यहाँ पर आयोजित की, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पहल है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर जो उत्पाद है उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करें। और हरीश रावत की माल्टा प्रतियोगिता पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत ने चुटकी ली और कहा कि हरीश रावत को मीडिया में छाने का शौक है। कर रहे हैं ये वही बता पाएंगे। ये तो उनका कार्यक्रम लगातार रहता ही है कि कैसे मैं अखबार में छपूं, कैसे मैं टीवी में आऊं। अब वो कुछ अब माल्टा खिला रही है, कोई कार्यक्रम होता है क्या? तो खिलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और 2022 के चुनाव में उत्तराखंड के भीतर सैन्य बैकग्राउंड वाले वोटर किस तरफ जाएंगे, इस पर हर किसी की नजर है। पार्टियां इस वोट बैंक को लेकर विशेष रणनीति बनाने में जुटी हुई है। सैन्य वोटरों को लेकर पार्टियों की क्या है तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड का ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर आप भी गर्व करेंगे, युवा गर्व करेंगे, जिसने देश के लिए उत्तराखंड का मान बढ़ाया होगा। हर उत्तराखंड वासी को उस पर गर्व होगा। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस ऐलान के साथ ही उत्तराखंड में आर्मी वोटर्स को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आपके ऐलान से साफ है कि पार्टी 2022 में ऐसे शख्स को उत्तराखंड में अपना चेहरा बनाएगी जिसका देशभक्ति और सेवा से सीधा सीधा नाता हो। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के परंपरागत सैन्य वोटों पर सेंध लग सकती है, इसलिए कांग्रेस ने बिना देरी किए ही अपना दांव खेल दिया और धन्यवाद जवान कार्यक्रम लॉन्च कर डाला। मेरा ये प्रयास रहेगा, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जो लोग सेना में कार्यरत हैं उनके परिवारों से सीधा संवाद स्थापित कर सकूं। माना जाता है कि उत्तराखंड में करीब 10% मतदाता सैन्य परिवारों से जुड़े हैं। अभी तक हुए चुनाव में ये वोट बैंक बीजेपी पर मेहरबान रहा है और यही वजह है कि बीजेपी राष्ट्रभक्त सैनिकों का 2022 में भी वोट पाने का दावा कर रही है। मिलता भी रहा है, मिलेगा भी और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि आर्मी वाले देशभक्त हैं और भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति से ओतप्रोत विचारों की है। हमारा पहला लक्ष्य है देश, फिर पार्टी, फिर व्यक्ति। तो हमारे और आर्मी के हमारे जो जवान हैं, सेना के जो जवान हैं, उनके विचारों में कभी भिन्नता हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम देश के लिए विचार करते हैं और जवान भी देश के लिए विचार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा पार्टी के पिछले अनुभवों के आधार पर है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में अभी तक सैन्य चेहरों को तरजीह मिलती रही है। लेकिन इस समय बीजेपी के बीसी खंडूड़ी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, जबकि कांग्रेस के पास कोई बड़ा एक्टिव चेहरा नहीं है। ऐसे में राज्य के 2 लाख से ज्यादा सैन्य परिवार 2022 में किस पार्टी का साथ देंगे, ये तो समय ही बताएगा। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी। और महाकुंभ 2021 को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। ऋषिकेश में आईजी संजय गुंजियाल की अध्यक्षता में महाकुंभ 2021 की व्यवस्थाओं को लेकर व्यापारियों से सुझाव मांगे गए हैं। साथ ही संजय गुंजियाल ने बताया कि इस बार पुलिस प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दे रहा है और इस बार 2010 से ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। चाहते हैं कि कुंभ मेला जो है सफल कुंभ मेला हो।
सबसे कोर एरिया है जहाँ पर कि क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, स्टैम्पेड प्रोन एरिया है, वहाँ पर पहले हम लोग इनक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं और अभी काफ़ी हिस्से स्टेप बाय स्टेप हट भी गए हैं। और उसी तरह से जो पार्किंग है, हम लोगों ने पार्किंग की क्षमता काफ़ी बढ़ाई है। और नैनीताल के शेरवुड स्कूल में चल रहे 2 प्रिंसिपल के बीच विवाद और 2 डायसिस के विवाद में तब्दील हो गया। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, मानिक शाह के स्कूल में जंग छिड़ी हुई है। प्रधानाचार्य को लेकर सड़क पर आई लड़ाई में अब 2 डायसिस आमने सामने आ गए हैं। आगरा डायसिस स्कूल को अपना बता रहा है तो इस विवाद में एंट्री अब लखनऊ डायसिस की हो गई। लखनऊ डायसिस आगरा डायसिस के दावों को फर्जी बता रहा है तो आगरा लखनऊ को फर्जी बता रहा है। कब्जा क्या है कि तो अंदर से बंद कर लिए तो कब्जा थोड़ी गया। अगर पुलिस चाहे तो अभी लात मार के गेट को खोल दे और सबको अंदर करा दे हमको, ऐसा कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, कॉलेज में घुसने के लिए जब हम लोग गए थे, यहाँ हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तराखंड का आदेश था स्पेशल अपील में कि आप सिविल कोर्ट से ऑर्डर करा के लाएं। अगर आगरा डायसिस के पक्ष में कोई सिविल कोर्ट का ऑर्डर है तो दिखाओ। दरअसल दोनों डायसिस का विवाद पुराना है और प्रधानाचार्य की नियुक्ति ने आग में घी डालने का काम कर दिया। आगरा डायसिस का दावा है कि 1976 में बंटवारे के दौरान ये स्कूल उनको मिला था, तो लखनऊ डायसिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर स्कूल पर अपना दावा ठोक रहा है। वहीं हाईकोर्ट ने भी संपत्ति विवाद को लेकर सिविल न्यायालय में जाने का आदेश दिया था, जो आज भी कोर्ट में लंबित है। हालांकि अब इन दोनों डायसिस के झगड़े में पूर्व प्रधानाचार्य कर्मचारियों की ढाल बनकर पूरा फायदा उठाने के मूड में है। ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र है और ये मेरे जो सहयोगी हैं, मेरे बच्चे हैं, ये मैं यहाँ का इनका मुखिया हूँ और मैं इसको किसी भी दम पे कभी भी ये नहीं होने दूंगा कोई आकर जबरन हमारे ऊपर ये डाका डाले। बहरहाल जंग का मैदान बने शेरवुड स्कूल में तकरार कम होने का नाम नहीं ले रहा और एक बार फिर सभी पक्ष कोर्ट की दहलीज पर है और इस मामले में कोर्ट का क्या फैसला होता है इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इस झगड़े में स्कूल की छवि को जरूर नुकसान पहुंच रहा है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट। और देहरादून से खबर है, जहां पर अब बिना पार्किंग की जगह पर गाड़ी पार्क करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने के लिए पुलिस ने पार्किंग को लेकर सख्ती दिखाने शुरू की है। बताया जा रहा है कि गाड़ियों का चालान तो किया ही जाएगा, साथ ही क्रेन का भी खर्च भी नो पार्किंग में लगाए गाड़ी मालिकों को ही भरना पड़ेगा। 3 महीने पहले भेजे गए प्लान को अब गृह विभाग की सहमति मिल गई है, जिसे जल्द देहरादून में लागू किया जाएगा। और ब्रेक के बाद रामनगर से खबर है, यहां पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला से एक बाघ द्वारा हिरण के शिकार की तस्वीर सामने आई। बाघ हिरण का शिकार कर सड़क को पार करता दिखाई दिया। वहीं वहां मौजूद पर्यटक इस तस्वीर को देखकर रोमांचित हो गए। पर्यटक ढिकाला जोन में थे, तभी एक बाघ हिरण को मुंह में दबाए जंगल की तरफ से आया और दूसरी तरफ चला गया। इस दौरान पर्यटकों ने भी तस्वीर और वीडियो बनाया। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 बाघ राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न पार्ट में शिफ्ट किए जाने हैं, जिसके लिए टाइगर चिन्हित भी कर लिए गए हैं। लेकिन ये बाघ वन कर्मियों को नजर नहीं आ रहे। हालांकि इसके लिए टीम लगी हुई है। टाइगर को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए। कॉर्बेट प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द इसमें सफलता मिल जाएगी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।